गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता क्या है। इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक संचारी रोग है जो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है एंड करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकुल्स राउंड नोड्यूल्स और ग्रैनुलोमास इन लंग्स। इसमें क्या होता है, हमारे या तो राउंड कलर के मतलब राउंड आकार के नोड्यूल्स हमारे लंग्स में बन जाते हैं। इट मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट सच एज मेनिंजाइटिस, बोन्स, किडनी, लिम्फ नोड्स। और ये हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट पे भी इजीली जा सकते हैं। जैसे कि हमारे अगर इन्होंने मेनिंजिस को इफेक्ट कर दिया तो उससे मेनिंजाइटिस हो जाता है, बोन्स को अफेक्ट कर सकता है, ये हमारे किडनी को अफेक्ट कर सकता है, हमारी बॉडी के सारे लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब हमारे दो तरीके के टीबी होते हैं, लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। सबसे पहले है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी होता है द बैक्टीरिया रिमेन इन द बॉडी इन एन इनएक्टिव स्टेट। जब बैक्टीरिया जो हमारा टीबी कॉज करता है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब बहुत कमजोर फॉर्म में होगा। दे मे कॉज नो सिम्टम्स एंड आर नॉट कंटेजियस। ठीक है, तो वो सिम्टम्स हमारी बॉडी में सच नहीं दिखाएगा टीबी के, और वो एक मतलब बीमारी नहीं फैलाएगा एक जने से दूसरी जने को, बट दे कैन बिकम एक्टिव। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी कम होगी हमारी बॉडी में, जब हम बीमार पड़ जाएंगे किसी और चीज से, कमजोर हो जाएंगे, तो ये वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दोबारा अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। और एक होता है हमारा एक्टिव एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी होता है द बैक्टीरिया डू कॉज सिम्टम्स एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स। तो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, ये हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखाएगा, लक्षण दिखाएगा एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स। और एक इंसान से दूसरे इंसान को भी बहुत इजीली ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस इज द डेडलीस्ट डिजीज ऑन द प्लैनेट। ट्यूबरकुलोसिस हमारी पूरे प्लैनेट में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग है। ठीक है, फिर इन्होंने ग्लोबल टीबी बर्डन 2017, मतलब हमारे पूरे ग्लोब, हमारे पूरे प्लेनेट में 2017 में ट्यूबरकुलोसिस की क्या क्या आंकड़े थे वो इन्होंने बताया। जैसे ग्लोबली हमारा इंसिडेंस रेट था 140 लैक्स। ठीक है, और इंडिया में हमारा उसमें से 211 लाख हमारा ग्रस्त थे। फिर ऐसी डेथ्स का है, HIV टीबी केसेस, मतलब जिनको HIV था और साथ में साथ उनको उसकी वजह से टीबी भी हो गया। फिर HIV टीबी डेथ, एस्टिमेटेड MDR एंड RR केसेस। फिर है हमारा इंसिडेंस। इंसिडेंस है ट्यूबरकुलोसिस रिमेन द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस है वो हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेडली infectious disease है। Although global efforts have averted in estimated 54 million tuberculosis deaths since 2000। हमारे पूरे ग्लोब में जब एक बार एस्टिमेट किया, जब पता लगाया गया, तो पूरे ग्लोब में एक साल में मतलब 2000 तक हमारे 54 मिलियन लोग ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मरे पाए गए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेम्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, WHO इन इट्स लेटेस्ट 2018 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, WHO ने फिर दोबारा से अभी लेटेस्ट जो टीबी की रिपोर्ट तैयार करी है ग्लोबली सर्वे करके, तब उन्होंने बोला सेज कंट्रीज आर स्टिल नॉट डूइंग इनफ टू एंड टीबी बाय 2030। ठीक है, कि स्टेट अपनी तरफ से इतनी कोशिशें नहीं कर रही है जिससे 2030 पे टीबी एंड हो सके, एंड कॉल्स फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड मोबिलाइजेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट। ठीक है, फिर उन्होंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे लोगों से कमिटमेंट्स लेना स्टार्ट किया। फिर है हमारा रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी टीबी। रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी टीबी हमारा एज, मैल न्यूट्रिशन, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, एल्कोहलिज्म। मतलब कि ये अगर इंसान को होगा तो उससे उनको पल्मोनरी मतलब लंग्स का टीबी होने का खतरा है। जैसे अगर किसी को एड्स है, मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, एक्सट्रीम्स ऑफ एज मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, एल्कोहलिज्म,
शराब पीते हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, कॉन्टेक्ट विद एक्टिव टीबी केसेस, या फिर उन्होंने किसी एक्टिव टीबी केसेस के साथ वो किसी तरीके के कॉन्टेक्ट में आ गए, प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ठीक है, वो बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, इमाइग्रेंट फ्रॉम एरिया विद हायर टीबी इंसिडेंस, और वो एक जगह से दूसरी जगह से आए हैं, इसको हम इमाइग्रेंट बोलते हैं, और वो कैसी जगह से आए हैं, बहुत ही जहाँ पे टीबी के ज्यादा केसेस थे। क्रॉनिक रीनल फेलियर, या फिर उनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, मतलब उनका किडनी फेल है, हॉटकिन लिम्फोमा, उनको कैंसर है, डायबिटीज है, सिलोसिस है, ठीक है। कॉजेज कॉजेज है हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, माइकोबैक्टीरियम माइकोरिटी, माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। तो ये चार हमारे ऐसे वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से हम लोगों को टीबी होता है। और ऑल कॉज टीबी, ठीक है, इनमें सभी टीबी कॉज करने के लिए जिम्मेदार है, एंड आर मेंबर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस स्पीशीज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये हमारे ट्यूबरकुलोसिस का जो स्पीशीज होती है उनके ये मेंबर है। बट द मेन कॉज इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन जो मेन कॉज है जो हम ह्यूमन बींग्स को टीबी पहुंचाता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मतलब थ्रू एयर, जैसे कोरोना का, जैसे कोरोना है, कोरोना भी हमारा एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसे एयर में अगर किसी ने कफ किया, स्नीज किया, हंसा, ठीक है, तो क्या है कि जो मुंह से निकले हुए जो बैक्टीरिया है वो एयर में चले जाते हैं, जैसे व्हेन कफिंग, खांसते समय, नाक साफ करते समय, एंड लाफ्टर और हंसते टाइम, the patient with an open form of tuberculosis emits small droplets of flagellum containing tubercle bacilli into the air। इसमें क्या होता है, अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस खुले में बिना मास्क पहने, बिना मुंह को ढके हंसा, खांसा, ठीक है, या अपना नोज ब्लो करी, कुछ भी करा, तो उस टाइम क्या होगा, उसके मुंह से स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट निकलेंगे, और वो ड्रॉपलेट के अंदर हमारे जो टीबी कॉज करते हैं वो बैक्टीरिया होगा, और वो एयर के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान को इजीली फैल सकता है। which are scattered around at a distance up to 1.5 मीटर, और वो एक जगह से दूसरी जगह थ्रू एयर ट्रांसमिशन 1.5 मीटर रास्ता तय कर सकता है, एंड आर केप्ट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन अप टू 30 मिनट्स, ठीक है। और वो एयर में हमारे कुल मिला के 30 मिनट्स तक रह सकते हैं। फिर है पैथोफिजियोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस के साइन, मेनली ट्यूबरकुलोसिस के साइन है कफिंग अप ब्लड, कफ करेगा पेशेंट ब्लड के साथ, ठीक है, ब्लड आएगा कफ करते टाइम, फीवर बुखार होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, चिल्स ठंड लगेगी, वेट लॉस होगा पेशेंट का, नाइट स्वेट्स, पेशेंट को रात को ज्यादा पसीना निकलेगा, लॉन्ग टर्म कफ, लंबे समय तक खांसी रहेगी, जैसे आपने सुना भी होगा कि 4 हफ्ते से ज्यादा खांसी होगी होती है, तो वो ट्यूबर मतलब टीबी का लक्षण है, ठीक है। नो एपेटाइट, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, फैटीग, थोड़ा थोड़ा काम करके थकान हो जाएगी उसको बहुत ज्यादा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा ये वाला पेशेंट को टीबी है। सबसे पहले तो है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन मतलब हम उससे उसकी हिस्ट्री पूछेंगे। फिर उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन से हम उसका पेल्पेट करके, उसके लंग साउंड सुन के, ऑस्कल्टेट करके हम लोग पता लगा सकते हैं। स्पूटम टेस्ट मतलब बलगम जांच करके, ब्लड टेस्ट खून जांच करके हम लोग पता लगा सकते हैं टीबी का। मॉन्टॉक्स टेस्ट, ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट एक हमारे तरह का टेस्ट होता है जो हमें करेक्ट बताता है कि ये पेशेंट को हमारे ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारे हाथ के ऊपर वाले हिस्से में हम डर्मल लेयर में हम पेशेंट को सीधा इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, आईडी इंजेक्शन, ठीक है। इसका उसके बाद फिर पेशेंट को इतना छोटा सा, जैसे मच्छर खान काटने के बाद जैसे दाना उठता है, तो वैसे ही दाना पेशेंट को उठेगा, ठीक है। फिर इसको हम मेजर करेंगे, और मेजर कैसे करेंगे, एक स्केल आता है, उस स्केल से मेजर करेंगे। उस स्केल में लिखा होता है कि अगर इतने से इतना हुआ तो इसका मतलब टीबी नहीं है, अगर इससे बड़ा हुआ तो कि उनको चांसेस है टीबी होने के। चेस्ट एक्सरे देखो, हेल्दी पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कैसा है, और पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस का चेस्ट एक्सरे में देखो, यहाँ पे अफेक्टेड एरिया में एक छोटा सा नोड्यूल है, एक गांठ है, ठीक है, बल्कि जो हमारा हेल्दी पेशेंट था उसको कुछ भी ऐसा नहीं था।
कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अगर हमने सही समय पे टीबी का इलाज नहीं कराया तो पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है, स्पाइनल पेन मतलब रीढ़ की हड्डी में पेन, जॉइंट डैमेज, पेशेंट के जॉइंट है जितने भी वो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डैमेज टू द लीवर और किडनी, डैमेज हो जाएगा उसका लीवर और किडनी में, हार्ट डिसऑर्डर, उसको दिल की बीमारी हो सकती है। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली ऑब्जर्वेशनल ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, इसको हम डॉट्स बोलते हैं, DOTS। इसमें हमारे कुछ कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे वाई मैनी पेशेंट डोंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, बहुत पेशेंट हमारा दवाई नहीं लेते, इवन एक एक्सीलेंट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइडेड, ठीक है, क्योंकि हमने अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड करी है, हेल्थ एजुकेशन उनको, ठीक है, फिर भी वो लोग मेडिसिन नहीं लेते। Who all patient impossible to predict which patient will take medicine, ठीक है, 1 2 3 नॉट एडहेरेंट, ठीक है, हम ऐसी किसी पेशेंट को देख के नहीं पता लगा सकते कि ये पेशेंट मेडिसिन अपनी कंटिन्यू करेगा या ये पेशेंट डिसकंटिन्यू करेगा। व्हाट ऑब्जर्वर वॉचेस एंड हेल्प पेशेंट फॉलो टैबलेट्स, ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है पेशेंट को, उसको देखना होता है कि पेशेंट ने अच्छे से मेडिसिन अंदर ली कि नहीं ली, ये सब। वेयर एनीवेयर, कहीं पर भी, होम, क्लिनिक, वर्क, स्कूल एक्सेट्रा। हु डज इट, कौन कौन करता है इसको? हेल्थ केयर वर्कर, कम्युनिटी वर्कर, टीचर, इन लोग के काम होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंश्योर ट्रीटमेंट फॉर एंटायर कोर्स विद द राइट ड्रग्स इन द राइट डोज एंड इन द राइट इंटरवल। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि ये देखें कि सही ट्रीटमेंट पेशेंट को सही समय के लिए, सही ड्रग मतलब सही दवाई, सही डोज उसकी और सही इंटरवल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी टीबी ड्रग मतलब टीबी के लिए हम क्या क्या ड्रग देते हैं? सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजाइड, जिसको हम H से भी डिनोट करते हैं, रिफैम्पिसिन R से, पायरानाजिमाइड Z से डिनोट करते हैं, इथैम्ब्यूटोल E से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसको हम S से डिनोट करते हैं। उसके बाद इन्होंने डोज दे रखी है कि आइसोनियाजाइड का हम कैसे डोज देते हैं, 5 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, 5 mg उसके बॉडी वेट के हिसाब से पर दिन में। ओरली भी देंगे या ओरली भी दे सकते हैं या फिर IM इंजेक्शन के थ्रू भी। रिफैम्पिसिन 10 mg पर केजी बॉडी वेट पर केजी बॉडी वेट पर डे, ठीक है, पर ओरल देते हैं। इथैम्ब्यूटोल 25 mg, ये भी हम पर ओरल देके। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा 15 mg पर केजी, जितना पेशेंट का वेट है उसके हिसाब से 15 mg देंगे पर दिन के हिसाब से, ठीक है। IM इंट्रामस्कुलर, हमें इंजेक्शन लगता है इसका। पायरानाजिमाइड मतलब 20 कितनी देंगे? 20 mg पर केजी बॉडी वेट पर डे, ये पर ओरली, मुंह से हम पेशेंट को दवाई देंगे। ये थे हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग। अब हमारे सेकेंड लाइन ड्रग्स में है थियोएसिटाजोन, TSA, इथियोनामाइड, साइक्लोसेराइन, केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन और अनिकासिन। ये हमारा सेकेंड लाइन ड्रग्स है जो हम टीबी वाले पेशेंट्स को देते हैं। और न्यूअर ड्रग्स, कुछ नए नए ड्रग्स भी आए हैं हमारे, ठीक है, टीबी के इलाज में, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑक्सोफ्लॉक्सिन, हमारा एजिथ्रोमाइसिन, रिफेम्ब्यूटिन, ये हमारा सेकेंड लाइन ड्रग के ही कुछ कुछ नए ड्रग्स आए हैं। ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ पेशेंट, ठीक है, न्यू पेशेंट, अगर कोई नया अभी डायग्नोस हो गया है तो टाइप न्यू, जैसे पेशेंट को ना, जब हमारे पास टीबी के पेशेंट आते हैं तो हम उनको ना टैग दे देते हैं, जैसे कि मतलब कौन से ग्रुप में उस पेशेंट को डालना है। जैसे कि कोई पेशेंट न्यू ग्रुप में उसको कब डालेंगे? जब माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केसेस, ठीक है, माइक्रो मतलब ब्लड टेस्ट से हमारा और एक्सरे के टेस्ट से हमें पता चल गया कि पेशेंट को टीबी है। क्लिनिकली डायग्नोस टीबी केसेस, और आपने क्लिनिकली भी उसको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि यह पेशेंट हमारा टीबी का पेशेंट है। प्रीवियसली ट्रीटेड मतलब पहले ट्रीट किया था हमने इस पेशेंट को। रिकरेंट टीबी मतलब दोबारा से उसको ट्रीटमेंट, मतलब टीबी हो गया। ट्रीटमेंट आफ्टर फेलियर, ट्रीटमेंट आपने दिया, ठीक है, फेलियर होने के बाद दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मतलब फेलियर कैसे हो गया? हो सकता है पेशेंट ने डोज ना ली हो, ठीक है, सही से बीच में खुद से डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर है ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस ऑफ फॉलोशिप, ठीक है, लॉस ऑफ फॉलोशिप मतलब पेशेंट ने बहुत लंबे समय से फॉलो नहीं किया ट्रीटमेंट, डॉक्टर को नहीं दिखाने आया, उसने सोचा मैं ठीक हो गया, तो ऐसे पेशेंट को भी हम प्रीवियसली ट्रीटेड ग्रुप के अंदर डालेंगे।
अदर प्रीवियसली ट्रीटेड पीपल, ठीक है। और हम ऐसे पेशेंट जिनको हमने एक बार ट्रीट कर दिया होगा टीबी से, तो इनको हम प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट के अंदर डालेंगे। फिर है हमारा कैटेगरी। अब ना पेशेंट का, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाओगे, आप लोग भी जब, तब टीबी वाले जो मेनली हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ना पेशेंट को हम कैटेगरी, मतलब कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कैटेगरी में हम डिवाइड करने के बाद उसको ना एक कलर के बॉक्स दे देते हैं। जैसे कि पेशेंट के, आप देखोगे पेशेंट डॉट्स में का जब इलाज कराने आता है टीबी का, तब पेशेंट के पास ना उसके नाम से जो बॉक्स होता है वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि रेड कलर के बॉक्स होते हैं, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो रेड कलर का बॉक्स हम किस पेशेंट को देते हैं? जिनको न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, जिनका अभी जो लेटेस्ट स्पूटम हमने बलगम जांच करी उसमें टीबी पाया गया, न्यू स्पूटम स्मीयर नेगेटिव, या फिर नया हमने स्पूटम बलगम जांच करी उसमें नेगेटिव पाया गया, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी, नया हमारा वो पेशेंट है उसको लंग्स के अलावा और जगह पे टीबी है, तो ऐसे पेशेंट को हम रेड बॉक्स देंगे और उसको कैटेगरी 1 में डालेंगे, ठीक है। फिर उसका जो ट्रीटमेंट है इन्होंने बता रखा है, रेजिमेन मैंने जैसे आपको बताया था, HRZD 3 महीने के लिए ये सब है, ठीक है। और ये हमारा ड्यूरेशन कितने महीने तक इसका इलाज चलेगा? इसका इलाज चलेगा हमारा 6 महीने तक इलाज चलेगा, और टेस्ट इसका महीने में 2 बार होगा। फिर है हमारा ब्लू कलर का बॉक्स, हम उन पेशेंट को देते हैं जिनका स्पूटम बलगम जांच पॉजिटिव आई हो, रिलैप्स केस हो, मतलब एक बार होके दोबारा हुआ हो। स्पूटम पॉजिटिव फेलियर, स्पूटम पॉजिटिव बलगम जांच की पॉजिटिव आई हो, और वो क्यों आई हो? क्योंकि उसने बीच में दवाई लेनी छोड़ दी थी, या फिर आफ्टर डिफॉल्ट, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को दोबारा से आ रहा है। तो इसमें पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो हमारा 8 मंथ तक चलेगा, और उसका टेस्ट 1 महीने में 3 बार हुआ करेगा। अब है हमारा ग्रीन बॉक्स। अब ग्रीन बॉक्स इसको देते हैं स्पूटम नेगेटिव, जिसका बलगम में हमारा नेगेटिव आया हो, ट्यूबरकुलोसिस ना आया हो, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी नॉट सीरियसली, क्योंकि उसका जो लंग्स से, लंग्स में नहीं, लंग्स से बाहर उसको टीबी है, और अभी पेशेंट इतना ज्यादा बीमार नहीं है। तो इस पेशेंट का इलाज चलता है हमारे टोटल मिला के 6 महीने तक का, ठीक है। 2 महीने तक उसको HRZ देते हैं, और 4 महीने तक हम उसको HR देते हैं। फिर है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एटलीस्ट रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन। जब पेशेंट ड्रग्स टीबी के ले लेकर उसकी बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, ठीक है, उस पर अच्छे से असर नहीं दिखाती, तो इसको हम MDR टीबी बोलते हैं, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो मेनली पेशेंट क्या होता है, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन जो मेडिसिन है टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग, इसका रेजिस्टेंट होने लग जाता है पेशेंट को। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन डॉट्स प्लस, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम उसको डॉट्स प्लस वाला ट्रीटमेंट देते हैं। डॉट डॉट प्लस प्लस में क्या होगा, इंटेंसिव फेज। इसमें हमारे 2 तरीके के फेज आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा इंटेंसिव फेज जो हमारा 6 से 9 महीने तक चलता है, जिसमें हम ये वाली सारी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, जैसे अफ्लॉक्सिन, ठीक है, इथैनेमाइड, इथैम्ब्यूटॉल, पायराजिमाइड, ये सब देते हैं। फिर कंटिन्यूएशन फेज हम पेशेंट का चलाते हैं जो हमारा 18 मंथ तक चलता है, जिसमें हम अफ्लॉक्सिन देते हैं पेशेंट को, इथैम्ब्यूटॉल देंगे, ये सारा मेडिसिन हम पेशेंट को देंगे कंटिन्यूएशन फेज में। उसके बाद एडवर्स रिएक्शन टू एंटी टीबी ड्रग, ठीक है। कुछ कुछ हमारे, जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, हर मेडिसिन का कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने हर ड्रग का इंडिविजुअली साइड इफेक्ट बताया। जैसे आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड का एडवर्स इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटाइटिस। रिफैम्पिसिन का है वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। पायराजिनामाइड का है जॉइंट पेन होगा पेशेंट को, हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। इथैम्ब्यूटॉल का है ऑप्टिक न्यूराइटिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन का है रीनल डैमेज, उसका किडनी डैमेज हो सकती है, या फिर उसका ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर नर्व डैमेज, या तो उसका आंख, मतलब देखने वाली जो नर्व होती है, ठीक है, या फिर उसका जो वेस्टिबुलर कान से सुनने वाली जो नर्व होती है, ठीक है, वो हो सकता है डैमेज हो गई। फिर हमारा अदर ट्रीटमेंट रेजिमेंट है हमारे न्यूट्रिशनल थेरेपी। हमें पेशेंट का दवाइयों के साथ, टीबी वाले पेशेंट का साथ में साथ उसका न्यूट्रिशन, उसका खान पान का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, उसकी जो रहन सहन का जो तरीका है उसको हमें थोड़ा और मॉडिफाई करना है।
कफ हाइजीन पेशेंट को सिखाना है, कफ हाइजीन में कैसे कि अपना मुंह ढक के खांसे, हमेशा मुंह पे मास्क पहन कर रखे, ये सब हमें पेशेंट को समझाना है। खुले में ना बलगम फेंके, इधर उधर नहीं थूकना है, ये सब। रेगुलर फॉलो अप करना है, जिस हिसाब से डॉक्टर ने आपको बोला है, 1 दिन में, 2 हफ्तों में, 15 दिन में, उस हिसाब से आपको फॉलो अप करना है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और जितना भी कॉम्प्लिकेशन है तब हम इन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। रोल ऑफ नर्स, अब रोल ऑफ नर्स, हम लोगों का रोल है, नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। जो नर्सेज है वो बैकबोन है टीबी कंट्रोल करने में। नर्स एग्जिस्ट ग्लोबली एंड शेयर कॉमन आइडियाज एंड वैल्यूज। नर्स जो ग्लोबली काम करती थी, उन्होंने कुछ अपने कॉमन आइडियाज और वैल्यू एक्सचेंज करे। की एक्टिविटीज ऑफ नर्स क्या है? पेशेंट की केयर करना, उनको अच्छे से हेल्थ एजुकेशन देना, ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन, जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना कि पेशेंट मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है, पेशेंट को टाइम पे फॉलो अप के लिए आ रहा है कि नहीं, ये सब। स्पूटम कलेक्शन, पेशेंट का बलगम जांच हमें करवाना है। फिर है मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन, फिर जो पेशेंट का कंडीशन है हमको उसको मैनेज करना है और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग नर्स है तो हम अपने में, ऐसा नहीं करना, ठीक है। लैब के साथ, फिजिशियन के साथ, हर तरीके से हमें मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग, ठीक है, और फिर पेशेंट को हमें ट्रेस करना है, स्क्रीनिंग करनी है, रिसर्च करनी है हमें। टीबी से रिलेटेड लोगों में नई नई रिसर्च करेंगे तो हमें ज्यादा चीजें पता चलेंगी कि कैसे करके टीबी खत्म हो सकता है, ये सब चीजें। टीचिंग, लोगों को समझाना है हमें टीबी के बारे में, ठीक है, क्या क्या लोगों की गलत धारणा है, क्या क्या एक्चुअल में होता है, फिर टीबी का कोर्स कितने समय के लिए, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट में, ये सब चीजें हमें पेशेंट को समझानी है। फिर है हमारा केस डिटेक्शन। 70% केस डिटेक्शन, 70% केस डिटेक्शन इसमें है। फर्स्ट पॉइंट टू कॉल इन प्राइमरी केयर सर्विसेज, सबसे पहले हमारा पेशेंट को प्राइमरी केयर सर्विसेज पे बुलाना है, हेल्थ एजुकेशन देनी है। होल्डिंग पेशेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू रजिस्ट्रेशन, हमें पेशेंट को रजिस्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तक अपने साथ रखना है, ठीक है। अपने साथ रखने का मतलब पेशेंट को सब चीज समझाना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब चीजें। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग से जो भी हम करेंगे उसकी हमें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है। 85% ट्रीटमेंट सक्सेस, ठीक है। 85% ट्रीटमेंट सक्सेस कैसे हो सकता है? पेशेंट के अच्छे से केयर करके, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रीटमेंट जो हम उसको दे रहे हैं अच्छे से मॉनिटर करके, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग करके। चैलेंजेस, अब क्या क्या अलग अलग चैलेंजेस थे हमारे? सबसे पहले था लैक ऑफ नर्सेज गाइडलाइंस, अब था कि नर्सेज के पास प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस नहीं थी। लैक ऑफ रिसर्च एविडेंस, रिसर्चेज नहीं थी प्रीवियस कि हमारा ऐसा करेंगे तो ऐसे टीबी ठीक हो सकता है, ठीक है, ऐसे में और पेशेंट बुरी कंडीशन हो सकती है, ऐसे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं थे। लैक ऑफ इंटरनेशनल वॉइस, लार्ज वेराइटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अलग अलग तरीके का हमारे पास सिचुएशन थी। नर्सेज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? वॉश योर हैंड्स आफ्टर स्नीजिंग, हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हाथ अच्छे से कब धोएं, छींकने के बाद, खांसने के बाद, और होल्डिंग योर हैंड्स नियर टू योर माउथ, या फिर उन्होंने जब अपना हाथ को अपने मुंह या नाक के पास कभी लेकर आए हैं तो ऐसी सिचुएशन में उसको जाके अच्छे से हाथ धोने। ये क्यों करना है? प्रिवेंट करने के लिए टीबी। कवर योर नोज विथ टिश्यू, अपनी नाक हमेशा टिश्यू से कवर करके रखनी चाहिए। व्हेन यू आर कफ, जब आप खांस रहे हो, स्नीज कर रहे हो, और लाफ, या कभी आप हंस रहे हो। डिस्कार्ड यूज टिश्यू इन प्लास्टिक बैग, और इसके बाद जो टिश्यू आपने यूज कर लिया उसको प्लास्टिक के बैग में फेंकना है। देन सील एंड थ्रो इट अवे, उसके बाद उसको सील करके अच्छे से बंद करके और उसको दूर कहीं फेंकना है। डू नॉट अटेंड वर्क और स्कूल, जब आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है तब आपको अपने काम पे नहीं जाना चाहिए, और स्कूल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे और भी बहुत तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद अदर, और आपको किसी और लोगों से क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से बचना है। स्लीप इन अ रूम अवे फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर, ऐसे रूम में सोना है जो थोड़ी फैमिली मेंबर से थोड़ी दूर हो, ठीक है। वेंटिलेट योर रूम रेगुलरली, ठीक है, अपने रूम
पे वेंटिलेशन अच्छे से करना है। टीबी स्प्रेड इन अ स्मॉल क्लोज स्पेसेस, ठीक है, क्योंकि जो टीबी है वो स्मॉल छोटी बंद जगहों से फैलता है। पुट अ फैन इन योर विंडो, ठीक है, अपनी विंडो में एक फैन लगा के रखना है, टू ब्लो आउट एयर दैट में कंटेन बैक्टीरिया, ताकि वो जो एयर है रूम के अंदर जिसमें बैक्टीरिया है वो वहां से निकल जाए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेट करके रखना, इंजेक्शन लगाना है बीसीजी का हमें।